Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, स्वागत है आपका पहला कदम में। और आज पहला कदम की टीम आ पहुंची है झलारिया गांव में, जो इंदौर के करीब है, और यहां के लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। जानेंगे इनकी समस्याएं और इनके सवालों के जवाब देंगे रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, स्वागत है आपका। बातचीत शुरू करें। सबसे पहले हमारे साथ गांव के सरपंच मौजूद हैं। हम चाहेंगे पहले आप हमें ये बताएं कि किस तरह की दिक्कतें आपको आती हैं जब आप बैंक्स के साथ, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह के साथ डील करते हैं, उनके साथ किसान लोग जब अपना कामकाज करते हैं। तो 150 रुपये बोनस प्रति क्विंटल गेहूं पे मिलता था, 150 रुपये, वो सरकार ने बंद कर दिया। तो हमारी पहली ये मांग है कि 150 रुपये वापस बोनस सरकार देना। गेहूं के दाम बढ़े या घटे? गेहूं के दाम 150 रुपये क्विंटल जो बोनस मिलता था, वो हम समझ गए। वो सरकार क्या करती है, जब दाम कम हो जाते हैं तो बोनस देती है, जब बढ़ते हैं तो बंद कर देती है। नहीं बढ़े ना। तो कितने थे पहले गेहूं के दाम और अभी कितने? 1450। अभी कितने? 1550। ज्यादा हो गया ना। तो क्या होता है 75 रुपये में? तो 75 रुपये आपके। ये सरकार की पॉलिसी कैसे बनती है मैं बता रहा हूँ। आपकी मांग तो सरकार तक पहुंच रही है, मैं आपको सिर्फ वजह बता रहा हूँ। हाँ बताइए। दूसरा ये है कि जैसे बैंक लोन देती है, वो तो खेती की देती है, लेकिन किसानों के पास पैसा कब आता है? अप्रैल में। और उनका टारगेट क्या रहता है कि 15 मार्च को आप पूरे पैसे भरो, अगर नहीं भरे तो वो 7% दंड लगता है, तो हमारी पेनल्टी लगती है। तो हमारी मांग ये रहती है कि किसानों को 1 महीने के लिए छूट दी जानी चाहिए, कि ताकि वो अपना जो बैंक में जो पलटी करनी रहती है वो अप्रैल में करे, मार्च की बजाय। बस यही, बाकी ये लोग बताइए आप। तो बेसिकली ये जो आपने सवाल उठाया, ये हम सवाल उठाते रहते हैं और जो जवाब हमें मिलता है वो हमने आपको बताया। ये जो आप मार्च और अप्रैल वाली बात कह रहे हैं, ये आमतौर पे काफी सारी चीजों में जरूर होती है, लेकिन जो स्कीम खासतौर पे किसानों के लिए है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड है, क्या उसमें भी ये कहा जाता है कि आप मार्च में पैसे दो? तो आपकी फसल यहाँ पे आप किस किस तरह की फसल उगाते हैं? मार्च में जो पैसा क्रेडिट कार्ड का जमा करना रहता है, वो हर मतलब 2 साल में 2 बार पलटी करना रहती है, 6-6 महीने में। अगर वो पलटी करते हैं तो अपने को 4% ब्याज लगता है, नहीं तो 7% से लगता है। अगर आप मार्च चुक गए 30 मार्च या 31 मार्च, उसके बाद अगर आप पलटी करने गए एक दिन बाद भी, तो आपको 7% से लगेगा 3 लाख तक। और 3 लाख से अगर ऊपर है आपका लोन तो 12% लगेगा। तो अपन चाह रहे हैं कि ये अप्रैल में छूट, अप्रैल तक चले, क्योंकि किसानों के पास ज्यादातर पैसा मार्च में कटाई चालू होती है गेहूं की। मंडी ले जाना या सोसाइटी तोलना, या सोसाइटी अभी 15 तारीख से ही खुली है, भीड़ पड़ती है। पैसा कब आता है? बैंक में 8 दिन बाद आता है, तो जमा करने मान लो लेट हो जाते हैं तो ब्याज अपना लग जाता है। बिल्कुल। तो जो लोन एक्चुअली आपकी फसल के हिसाब से दिया जाता है, जो कर्ज, वो भी आप कह रहे हैं कि फसल के कटाई के हिसाब से पेमेंट नहीं हो रहा, उसके पहले फसल क्या है कि आगे पीछे हो जाती ना। गेहूं के जैसे अभी पेमेंट पहले चाहिए तो कैसे भी कम भाव में मंडी में बेचना पड़ता है, कम दाम में, क्योंकि इधर तो ब्याज लग जाएगा ना अपना। या फिर साहूकार से लेके दो तो फिर उसको 3% अलग से पैसे दो, जो भी ब्याज ले। ओके, तो ये स्कीम तो कम से कम इसी हिसाब से बनाई गई है कि जब आपकी फसल आए तब आप अपने पैसे लौटाएं, लेकिन थोड़ी यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कतें हैं लोगों की। अगर हम समझें, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लोन पहले चुकाना है, ताकि आपको जो सब्सिडाइज रेट है, आपको 4% का जो ब्याज लगे, वो आप अगर एक निर्धारित समय तक आप रिटर्न करते हैं तब आपको वो फायदा मिलेगा। अब ये तकलीफ ये हो रही है कि जहां तक हम समझ पा रहे हैं, जब तक फसल की कटाई होती है और वो पैसे तैयार होते हैं, लेकिन वो जो पेमेंट का टाइम है वो पहले ही जा चुका है। तो आपकी लेकिन इस फसल में आपके बिजाई का टाइम क्या होता है? किस समय आप बुआई करते हैं? बुआई का समय तो क्या, बिजली अगर कम घंटे मिलती है तो कम सिंचाई हो पाएगी जल्दी। अगर खेत तो अगर आपने नवंबर में पैसे लिए हैं, तो 6 महीने के लिए होंगे ना आपके? वापस 6 महीने में आपको जमा का एक बार पलटी करना, बैंक में देना और 1 दिन के लिए वापस लेना। अगर आपने नवंबर में लिया है तो मई तक चलना चाहिए। नहीं, वो तो एक बार मान लो हमने पैसे ले लिए और दूसरे काम में खेती में लगा दिए। लोन तो एक बार हो गया, हर बार उसको जमा करना है। मान लो किसी साल ये फसल नहीं हुई अभी इस साल,
तो पहले का जो लोन था वो दूसरे अपन ने खर्चों में कर लिया। हाँ, तो ये बेसिकली दूसरे भी खर्चे बहुत सारे रहते हैं। हर शहर पढ़ाई प्रॉब्लम है जहाँ पे आपने शहर में मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड पे पैसे उठाए और उससे आपने गाड़ी खरीद ली। अब वो तो 4 साल वाला लोन लेना चाहिए जिस काम के लिए, उसके लिए आपने 6 महीने वाला लोन ले लिया है, तो आपको लगातार रोल करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में किसान क्रेडिट कार्ड का जो कंसेप्ट है सरकार ने इस हिसाब से बनाया है कि आप जब बुआई करने जाएं तब पैसे लें और जब आपकी फसल आए तो दे दें, फिर अगली बार अगर आपको जरूरत है तो फिर लें। तो पर यहाँ पे ये किसान अपनी पूरी लिमिट को एग्जॉस्ट कर चुके हैं और उसको रोल करते जा रहे हैं। ये एकदम सही नहीं, ये एकदम सही बात है आपकी कि एक आप जो बात कर रहे हैं वो एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि आपने पैसे लिए, फसल की सिंचाई के लिए लगाए, फसल कोई कारण से खराब हो गई, पैसे आपके पास है नहीं, लेकिन आपको वो बैंक में रीपे करके एक बार उसे घुमाना पड़ता है। आप अगर समझें ये एक हमेशा का चक्र रहने वाला है। इसका एक ही सोल्यूशन है और वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं अगर एक बार आप सिंचाई के लिए अगर मान लीजिए 20,000 रुपया कर्ज के तौर पे ले रहे हैं, क्या आप धीरे आज की तारीख में आपके लिए सोल्यूशन इमीडिएट नहीं है, आप चाहेंगे कि कल का कल मुझे कोई सोल्यूशन मिले, वो शायद नहीं होगा, लेकिन धीरे आगे जाते हुए आपको कुछ ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिसमें आपके पास वो कम से कम 20,000 रुपये वो आप अपने पास कहीं से जमा करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आगे चलते हुए। एक साथ तो आपके होने वाला है नहीं। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आपके सामने बहुत बड़ा पहाड़ दिखेगा कि आज के खर्चे हमें निकालना मुश्किल पड़ रहा है। तो हम कैसे एक साल 2 साल या 3 साल में हम एक इतना बनाएं कि भाई हमारे पास एक बार अगर कोई फसल खराब भी हुई तो हमारे पास एक 20,000 रुपए का एक लॉट होना चाहिए जो हम एक सीजन निकाल सकें। इसे ही अगर हम एक कंपनीज की तरफ से देखते हैं, अगर कोई बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो काम करती हैं, वो अपना सामान जो बेचती हैं उनको भी पैसे आने में टाइम लगते हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज वो बेचती है कल का कल उन्हें पैसे मिल जाते हैं। उन्हें 3 महीने का क्रेडिट पीरियड होता है, मान लीजिए 6 महीने का पीरियड होता है। तो कंपनीज इसे एक वर्किंग कैपिटल बोलती हैं कि अपने पास खुद का इतना रुपया होना चाहिए कि जब तक मुझे मेरा सामान बेचने का जो पैसा मिले उसके बीच में मुझे जो खर्चे हैं वो मैं कम से कम निकाल सकूं। तो जितनी फसल आपकी खेत में खड़ी है या जितना अनाज आपका गोदाम में है, केवल उतना ही होना चाहिए लोन, उससे ऊपर नहीं। हमारी ये चर्चा आगे बढ़ेगी इंदौर के करीब झलारिया गांव के इन किसान भाइयों के साथ, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। प्राकृतिक आपदा पे कोई नियंत्रण नहीं है ना सर। अपन मान लो इस साल हो गए, अगले साल फिर आ गया। नहीं तो उसमें आपको ये हर साल हो रहा ना किसानों के साथ, चक्कर ये है। लेकिन आपको दाम बराबर मिल नहीं पाता। जब फसल आती है उस समय दाम कम रहता है मंडियों में। जब फसल खराब होती है तो क्या उस फसल का कोई इंश्योरेंस आपने करवाया है? इंश्योरेंस तो करवाते, आज तक नहीं मिला बीमे का क्लेम। आते हैं तो बहुत कम आते हैं, 2,000 4,000। और उसके अलावा क्या मुआवजा मिलता होगा आपको? उसके अलावा मुआवजा मिलता होगा? मुआवजा मिलता है ना, पर बहुत कम मिलता है। नाम मात्र का मुआवजा रहता है, इतने में तो फसल की कटाई नहीं हो पाती। यानी कब आपकी फसल पिछली बार कब खराब हुई थी? पिछली बार ये सोयाबीन की हुई ना खराब, पिछले साल ही कुछ नहीं मिला। तो आप अगर एक हमको अंदाजा दें कि आपका कितना नुकसान हुआ और कितना इंश्योरेंस या मुआवजा मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला इंदौर जिले में, सूखाग्रस्त में घोषित। एक अगर आप अंदाजा दें कि 1 एकड़ फसल मान लीजिए आपकी थी, तो उस पर आपका नुकसान कितना हुआ और आपको कितना मिला? 1 एकड़ में से मान लो 8 कुंटल सोयाबीन हुई। हाँ, बाजार में भाव अभी 3500 भी, जैसे सीजन अभी फिलहाल में तो 3500 है, 4,000 तक भी रहता है। उस हिसाब से 8 चौक 32, 40,000 के लगभग मान। 30,000 का मान लीजिए। 30,000 का। 30,000 रुपये कुछ ना बीमा का कुछ मिला ना मुआवजा मिला। कुछ तो मिला होगा, आपने बोला कम मिला। पूरे इंदौर और सूखाग्रस्त घोषित बस हो गया कागजों पे। दूसरे जो जिले आसपास के उनको मिला है 4,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से। 4,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से। अच्छा। और उससे क्या होता है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि 30,000 की फसल पे 1,000 रुपये मिलेगी? हाँ, ये तो उससे कुछ नहीं होता, ये इंश्योरेंस है, मुआवजा। अच्छा। और उसको क्या बोलते हैं हम, ऊंट के मुंह में जीरा, कुल मिला के। और क्या इंश्योरेंस है दूसरी जगह पे? आप नहीं है, नहीं। तो ये इंश्योरेंस की स्कीम दरअसल इस साल सरकार ने शुरू की है और बहुत ही मामूली रेट पे की है। और पहले से जो स्कीम चल रही है सरकार की, वहां पे भी काफी हैवी सब्सिडी है प्रीमियम के ऊपर। तो आप लोग किसी भी तरह का फसल का बीमा नहीं करवाते? जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं या सोसाइटी से जो लोन मिलता है उस पर तो सोसाइटी काट लेती है बीमे के पैसे।
तो जब आपकी फसल खराब हुई तो फिर आपके बदले में इंश्योरेंस का पैसा आता होगा ना? नहीं आता। ये तो दोनों चीज नहीं हो सकती एक साथ। बहुत आता है तो बहुत कम आता है, मतलब जैसे इन्होंने बताया पहली बात तो आता नहीं, ये तो देखिए मुआवजा बताया। हाँ, इंश्योरेंस कितना आता है? इंश्योरेंस का भी बहुत कम, अभी तक तो मिले ही नहीं। आपने कहा कि अगर किसान क्रेडिट कार्ड पे आपका प्रीमियम काट लिया जाता है, हाँ। कितना प्रीमियम जाता है आपको कुछ अंदाजा है? 2% 3% काटते हैं, जैसे खरीफ पे अलग है और ये रबी पे अलग है। हाँ, और उसके ऊपर बाकी प्रीमियम सरकार भी भरती है आपके लिए। तो जब आपकी फसल खराब हुई तो आपको कुछ तो उसमें सर्वे होता है ना, सर्वे में पटवारी जो बताएगा उस हिसाब से वो फेल कर देते हैं, कहाँ पास ही कहाँ करते हैं। तो वो कितना मिला आपको इंश्योरेंस? अभी तक तो नहीं मिला। कुछ तो मिला होगा, पटवारी ने जीरो तो नहीं लिखा होगा ना? जीरो का वो पॉलिसी सरकार की ऐसी कि 50% से कम वाले को 25 वाले को देना ही नहीं है। तो मुआवजा बता रहे हैं सर आप, मैं बोल रहा हूँ इंश्योरेंस कितना मिला? इंश्योरेंस का तो आता ही कराया है नहीं तो नहीं, आप मान लीजिए आपका प्रीमियम लग रहा है, तो प्रीमियम जब आप भरते हैं तो आपको एक बीमा का कवर दिया गया है कि आपकी फसल खराब हुई तो हम आपको मुआवजा देंगे। मुआवजा एक सरकार की तरफ से आता है और एक बीमा कंपनी की तरफ से आता है। तो जहां बीमा कंपनी का बात होता है वहां पे आपको बताया गया है कि ये फसल खराब होगी तो हम इतना आपको रुपया देंगे, उसके लिए आपने पैसे भरे हैं। तो आपको एक चीज है, मिला नहीं, ये आपकी एक शिकायत है। आपको एक और आगे जाना होगा क्योंकि फसल खराब हुई भी दिख रही है। पटवारी में जैसे आपने बताया उसने शून्य का नुकसान तो बता नहीं सकते क्योंकि दिख रही है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ तो लिखा होगा कि आपका 10% नुकसान हुआ। आप मान रहे मेरा 100% हुआ, तो पटवारी बोल सकता है कि नहीं चलो 10% हुआ या 20% हुआ। इसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन जितना आपका नुकसान लिखा गया है उसका तो आपको बीमा कंपनी से मिलना ही चाहिए। उसमें कोई बिल्कुल, लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपने प्रीमियम भरा हो। मेरा नाम विजय सिंह राठौर है। सबसे पहले तो ये जो आप फसल बीमे की बात करते हैं, ये किसानों को आज तक समझ में नहीं आया कि फसल बीमा होता क्या है। 80% किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उनके फसल बीमे होते हैं। क्रेडिट कार्ड पे जो बैंक ने केसीसी वो क्या है कि वो उनका रूल है, बैंकों का रूल है कि लोन देती है तो वो सिक्योरिटी के हिसाब से वो फसल बीमा करती हैं, जिसमें कुछ परसेंटेज हमसे लिया जाता है और कुछ सरकार देती है। आज तक हमें जो मुआवजे में मिलता है वो भी हमें मतलब किसानों को बताया नहीं जाता। जैसे अभी आपने बोला कि आपको फसल बीमा मिला कि आपको मुआवजा मिला, ये आज तक समझ में नहीं आया। नहीं, ये आपको बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आना चाहिए। और किसान क्रेडिट कार्ड जो आपको मिलता है उसके साथ में आपका कितना इंश्योरेंस है ये भी बैंक आपको बताते हैं। तो आपके हाथ में वो पेपर्स जरूर होंगे, भले ही आपने कभी पढ़े ना नहीं हो। वो नहीं देते हैं, कोई पेपर नहीं देते हैं, वो कोई बताते नहीं है। जैसे आज मान लो हमने एक गाड़ी ली या कार लिया, हमने ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर का हमारा जैसे अब गांव में 20 ट्रैक्टर हैं और हमारा ट्रैक्टर में कुछ डैमेज होता है तो हम क्लेम ले लेते हैं उसका। और फसल बीमे में क्या करते हैं, पूरे हल्के को लेते हैं। अब मान लो कि हमारे सरपंच साहब या हमारे गांव के मुखिया शंकर सिंह जी पटेल साहब बैठे हैं, मान लो इनके खेत में आग लग गई, इनके खेत में आग लग गई। ऐसे कई किसान हैं जिनके खेतों में आग लगी, उनको भी मुआवजा नहीं मिला है। और खराब होती है, मान लो कहीं कारण से अगर इनका ही खेत या सरपंच साहब का 50 बीघे में से 20 बीघा खेत खराब हो गया तो 20 बीघे का भी क्लेम नहीं देंगे। वो पटवारी के लेके कितनी भी कोशिश कर लो, वो देखते हैं कि पूरा हल्का या पूरी तहसील खराब हुई तो उस हिसाब से देते हैं वो। और जो किसान बीमा है, किसान जो बीमा है वो उसमें पारदर्शिता नहीं है साहब कुछ भी। ओके, तो क्योंकि आपने जो भी बीमा कराया है वो आपके किसान क्रेडिट कार्ड में आपके बैंक ने कराया है, बैंक ने करवाया है। इसके अलावा आपने अपनी सोसाइटी के तहत या आपने खुद के तौर पे कोई बीमा नहीं करवाया है? ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं दी जाती है। ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है कि मान लो किसी ने क्रेडिट कार्ड, कुछ किसान है जो क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है उन्होंने, उनका बीमा नहीं, मगर वो कहाँ से किस माध्यम से ले सकते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। ना ही कोई कृषि रथ आते हैं तो ना वो कुछ, उनको खुद को कृषि अधिकारियों को नहीं पता है कि वो क्या 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 स्कीमें बताते हैं। आते हैं बस थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं वो। तो ये थोड़ी सी किसानों के साथ, और ये जो सरकार है इनको थोड़ा सा किसानों के साथ मिल के, वो क्या वहां बैठ के तो पॉलिसियां तय कर देते हैं, मगर उनको किसानों के बीच में आना चाहिए, किसानों की समस्याएं सुनना चाहिए। आपको हम यही बता रहे हैं कि दरअसल पॉलिसी जो बनाई गई है वो तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पहले से ही सब्सिडी थी, उसको और बढ़ा दिया गया है। और आपको अपने प्रीमियम का मुश्किल से 10% या 20% ही देना होगा, बाकी पूरा सरकार भर रही है। तो अगर अब आप कोई, चूंकि ये स्कीम नहीं है तो अभी तक आपके पास नहीं पहुंची होगी, हो सकता है एक एक गांव तक, जिले तक, तहसील तक पहुंचने में वक्त लगता है। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस कराया है आपने,
तो मुआवजे की बात एक तरफ रही, जहां मुआवजे के लिए आप काफी हद तक सरकार पर निर्भर करते हैं कि सरकार ने सैंक्शन किया या नहीं किया। राज्य सरकार कोई स्कीम चलाती है, कुछ केंद्र सरकार चलाती है, फिर उसके हिसाब से मुआवजा मिलता है, उसका तरीका अलग है। लेकिन जब आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है अगर, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आ जाता है। इंश्योरेंस कंपनी और सरकार के बीच में ये तय है कि वो किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, कितना प्रीमियम कौन भरेगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस होने के बाद फसल को नुकसान हुआ तो जाहिर है कि आपके पास अदालत में जाने का ऑप्शन है, आपके पास लोक अदालत में जाने का ऑप्शन है, और आप कानूनी तौर पे वो मुआवजा हासिल कर सकते हैं, यानी इंश्योरेंस हासिल कर सकते हैं जो उसका कंपेंसेशन है। जबकि सरकार का मुआवजा लेने के लिए आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। करेक्ट प्रदीप, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर हम समझें तो आज तक जो हम इनकी शिकायतें समझ रहे हैं वो ये है कि इन्हें मालूम ही नहीं कि इनका बीमा कितना है। हाँ। इन्हें मालूम ही नहीं कि इसकी प्रक्रिया, जो क्लेम लेने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है। आज तक ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से सूखा घोषित करने पे जो मुआवजा मिलता है वो अलग है, और जो आप बीमा लेते हैं, आपने एक ट्रैक्टर की बात की, जो आपने ट्रैक्टर का बीमा ले रखा है, कुछ नुकसान हुआ तो आप बीमा कंपनी के पास जाते हैं और उससे अपना मुआवजा लेते हैं। सही बात है? बिल्कुल। इसी प्रकार आपको ये समझना है कि दो अलग स्कीम है। एक है जो आपको सूखा घोषित करने के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपको मुआवजा देती है, वो अलग है। इसके अलावा जो आपने बीमा खरीदा है, ये आपके ट्रैक्टर के बीमा के बराबर ही काम करता है, जिसमें आपके पास एक अमाउंट है जो बोला गया है कि आपका बीमा की राशि इतनी है, तो अगर पूरा नुकसान होता है तो पूरे बीमे की राशि मिलेगी, और वो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ उसका जो सर्वे होता है वो आपके पटवारी या किसी से सर्टिफाई किया जाता है। झलारिया के किसान भाइयों के साथ हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। जो योजना आप बता रहे हैं, ये योजना किसानों तक अभी तक आई नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये नई है और हाल ही में सब्सिडी काफी बढ़ाई गई है। दरअसल सरकार का सोचना अब ये है, और इस पर रिजर्व बैंक ने सारे बैंकों से बात करके ये नई योजना बनाई है। उनका ये कहना है कि आप किसी भी किस्म की जो सब्सिडी देते हैं किसानों को, सरकार ये हर बार बात करती है कि हम किसानों की सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वो सब्सिडी आपके पास पहुंचती नहीं है, कहीं और चली जाती है। तो इसलिए सरकार का ये कहना है कि आप इस तरह से दो कि उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ किसान को मिले। तो कोई आपके नाम पे फर्टिलाइजर की, आपके नाम पे सिंचाई की या किसी भी तरह की सब्सिडी तो कोई खा सकता है, वो कहीं इधर उधर डाली जा सकती है। लेकिन अगर आपकी सब्सिडी आपकी फसल के बीमा के तौर पे दी जाए तो जिस किसान के पास फसल है उसी को फायदा मिलेगा। कोई और बाबू बैठ करके कहीं इंदौर के किसी कार्यालय में या भोपाल में या दिल्ली में उसको कहीं भी इधर उधर नहीं डाल सकते। तो इसलिए सरकार ने यह तरीका निकाला है कि वो आपके प्रीमियम पूरा का पूरा भरेंगी, आपको मुश्किल से 10-15% ही उसमें देना पड़ेगा, और आपकी फसल का पूरा बीमा होगा। तो जाहिर है कि चूंकि इसी साल के बजट में आई है और अभी तो बजट पास हुआ है, तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि सरपंच जी और मुखिया जी जैसे कि यहाँ पे हैं, तो आप लोग जरूर इस पर नजर रखिए। जैसे ही कोई जानकारी मिले इसका फायदा जरूर उठाए, क्योंकि जैसे कि वो भाई साहब कह रहे थे कि अब हो ये रहा है कि आपने जो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल जो आप कह रहे हैं, केवल फसल की बुआई और फर्टिलाइजर की लागत निकालने के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उस पर अगर आपने अपना 6 महीने का खर्चा चला दिया तो उसके बाद वो कर्ज तो आप कभी नहीं चुका पाएंगे, वो 6 साल चलेगा। क्योंकि आपको दिया गया था फसल की सिंचाई के लिए, आपने अगर कोई और कारण से यूज कर लिया है तब वो फसल से रिलेटेड ही नहीं रहा। हाँ। अब ये प्रॉब्लम है कि दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पहली है कि जो भी सरकार की स्कीम्स हैं वो या तो आपको मालूम ही नहीं है कि ऐसी कोई स्कीम है, और दूसरी उसमें कैसे जाके आपको उसका फायदा लेना है, उसका एक प्रोसीजर है। तो इन्हें शायद किसी ने आके बताया ही नहीं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। और जब अगर आपको पता भी रहता है कि आपको फायदा मिलने वाला है, लेकिन हो सकता है कि बीच में ही वो फायदा या सब्सिडी या जो भी उसका मुआवजा है वो किसी और के पास चला गया है। तो यही चीज के बारे में आपको एक और चीज ध्यान होगा कि सरकार अभी आधार कार्ड ला रही है। क्या आप सबके पास आधार कार्ड है? आपने आधार कार्ड बना रखा है? अभी आप देखेंगे आगे जाते हुए कि आधार कार्ड को इतना महत्व दिया जाएगा कि आपके सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सब आधार कार्ड से लिंक किए जाएंगे। उसका कारण ये है कि जो आपको मुआवजा मिलना है या जो आपको सब्सिडीज हैं वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो सके, आपके बैंक अकाउंट में। क्योंकि अगर आप किसी अफसर के सामने जाते हैं और अपनी एप्लीकेशन देते हैं
तो आपको उसके सामने गिड़गिड़ाना भी पड़ता है। फिर उनके कभी उनका मन नहीं किया तो आपको सरकारी ऑफिसेज में आपको कई बार दौड़ाएंगे। अब ये चीज सब कट करने का, ये सब पूरा आपको फायदा पहुंचाने के लिए आधार बिल भी पास कर दिया गया है। आधार बिल क्या कहता है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपने अपने बैंक अकाउंट से उसे लिंक कर दिया है तो आपकी जो पहचान है वो आधार कार्ड से निर्धारित की जाएगी, और जो सरकार की सब्सिडीज हैं जो आपको मिलनी चाहिए वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको जाके किसी अपने अफसर या किसी से वो चेक या ऐसे कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है। जो पहचान है वो भी नहीं बन रही थी। तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, आप अपने बैंक अकाउंट्स, आपने सबने बैंक अकाउंट खोल तो रखा ही होगा, जो जनधन योजना थी उसके तहत में कई लोगों ने खोला है। अगर आपके परिवार वालों के पास अकाउंट नहीं है तो पहले जाके आप ये काम करिए कि बैंक अकाउंट खोलें। आपको छोटे छोटे कदम लेने होंगे। हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, हम आपकी बड़ी समस्या देख रहे हैं, लेकिन समस्या का जो समाधान है वो सीधा नहीं आने वाला, उसकी तरफ आपको चलना होगा। वो समाधान कैसे मिलेगा? पहले जाके आप अपना बैंक अकाउंट खोलें, जिनका नहीं है कम से कम उनका जाके वापस खोलें। अब आपको ये देखना है कि आधार कार्ड का जो उसके नियम है वो सब आप उसे लिंक कर दें, उसके जो प्रोसीजर्स हैं आप उसे लिंक करें अपने अकाउंट से। सभी के बैंक अकाउंट की पासबुक तो होगी, तो उसके अंदर आपका आधार कार्ड है, आपने आधार नंबर डाला हुआ है। तो जिस अकाउंट में आधार नंबर ना हो, अगर किसी ने पुराने अकाउंट खुलवा रखे हैं तो उसमें आप अपने बैंक में जाकर के उसको आधार से लिंक जरूर कराएं। आपके किसान क्रेडिट कार्ड को भी आप अपने आधार नंबर से लिंक कराएं। इसके पीछे सरकार की कोशिश ये है कि एक बार आपके नाम पर आपका अकाउंट, आपका कार्ड, सब कुछ आ जाता है तो बिना आपके नंबर के वो कहीं और नहीं जाएगा। तो सारा पैसा जो आप लोगों की शिकायत है कि यहां तक नहीं पहुंचता, वो सीधे तभी पहुंचेगा जब सब कुछ आधार से जुड़ा हुआ। अब इसके बाद आपको एक चीज और करनी है। एक है कि आपने अपने बैंक अकाउंट में जाके आधार कार्ड का नंबर अपडेट करवा दिया। अब ये जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है ये सरकार को बैठे हुए तो पता नहीं चलेगा जब तक आप जाके उनको नहीं बताएंगे। अब आपको ये करना है, अपने तहसीलदार के ऑफिस या पटवारी या कलेक्टर के ऑफिस में जाके, जहां से आपको पहले सब्सिडी का फायदा मिलता था, जहां आप जाके अपना चेक या कैश कलेक्ट करते थे, वहां पे जाके बताइए कि ये मेरा बैंक अकाउंट है और ये मेरा आधार नंबर है। अब जब भी आप मुझे सब्सिडी दें, ये आप अपने रिकॉर्ड में अपडेट करिए, क्योंकि जो सब्सिडी फिर मैं आपसे आके दफ्तर में आके लेता था वो वहां नहीं, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो सिर्फ बैंक अकाउंट में अपडेट कर देना काफी नहीं है, आपको जाके अपने तहसीलदार ऑफिस में बताना भी पड़ेगा कि आप किसान हैं, आपका बैंक अकाउंट ये है और ये आधार नंबर है और ये आप सब्सिडीज आपके लिए बनाई गई है। तो इस प्रकार आपका पैसा ट्रांसफर होके आएगा। तो ये प्रोसीजर्स आपको खुद को करने होंगे, वो एक टाइम के प्रोसीजर से मान लीजिए। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये समझना है कि आपको कौन सी स्कीम्स में अब सब्सिडी मिल सकती है, आप क्या चीज के लिए एलिजिबल हैं। आज की तारीख में जितना हम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमको ये समझ में आ रहा है कि आपको ये मालूम ही नहीं कि आपको मिलना क्या है। जो किसान है और जो फसल रिलेटेड, जो फसल के रिलेटेड जो भी आपके सब जो मुआवजे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसी जो बीमा कंपनीज की वजह के से जो आपको क्लेम मिलना चाहिए उसका तो प्रोसीजर ही आपको मालूम नहीं है। तो आपको मिलेगा कैसे जब आपको अपना हक नहीं मालूम, आपके जो अधिकार हैं वो आपको अगर मालूम ही नहीं है तो आपको मिलेगा कैसे? अगर एक सिंपल सी चीज सोचिए, खुद सोचिए, जैसे मैंने वो ट्रैक्टर का एग्जांपल लिया, आपने खुद कहा कि आपके पास ट्रैक्टर का बीमा रहता है, ट्रैक्टर में नुकसान होता है तो आपको बीमा का राशि मिलती है, नहीं मिलती है? मिल जाती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो आपको मालूम है। इसी प्रकार आप बीमा का जो प्रीमियम है वो अपने किसान क्रेडिट कार्ड से भी भर रहे हैं। तो जब आप भर रहे हैं तो उसका भी बीमा राशि है। अगर वो बीमा राशि है, अगर आपको ट्रैक्टर का क्लेम मिल सकता है तो नुकसान का क्यों नहीं मिल रहा आपको? ऐसा हो सकता है कि हमने ही वो समझा नहीं है। तो कल जाके कम से कम ये समझने की कोशिश करिए, और जो पैसे आपको हाथ में आते हैं मुआवजे के तौर पे या बीमा राशि का क्लेम की तरफ, कम से कम लेते वक्त पूछिए तो सही कि आपको ये मुआवजा मिल रहा है कि बीमा की राशि मिल रही है। अगर ये मुआवजा है तो मैंने जो बीमा का प्रीमियम भरा है उसका क्लेम क्यों नहीं मिला मुझे? हो सकता है वो क्लेम पास हो रहा है लेकिन आप तक पहुंच नहीं रहा हूं। तो ये छोटे छोटे कदम आपको खुद लेने होंगे, और हमारी पहल ही ये है कि हम आपको कम से कम आपके जो बेसिक अधिकार हैं वो आप समझ सकें, और उसके लिए थोड़ी मेहनत आपको खुद को करनी होगी। सरकार अपनी तरफ से स्कीम ला सकती है, लेकिन आपका हाथ पकड़ के तहसीलदार के ऑफिस में लेके नहीं जा सकती। आपको ये नहीं बता सकती कि आप सीखें कैसे। वो सीखने का, समझने का काम आपका खुद का है, और इतनी थोड़ी बहुत मेहनत आपको अपने आप से करनी होगी। इसके साथ ही वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का।
एक जो समस्या यहाँ पर आ रही है वो एक तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की, ये शॉर्ट टर्म वाले लोन का लंबे वक्त के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर एक बार आपने वो किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा कहीं खर्च किया, मान लीजिए कि फसल खराब हुई और आपने कुछ दिन अपने घर का खर्च ही निकाला है, या आपने शायद ट्रैक्टर की किस्त चुका दी है, या आपके घर में कोई शादी वगैरह कहीं आपने इस्तेमाल कर लिया, तो अब उस लोन को एक बार पूरा भरने का टारगेट सामने रखना चाहिए। एब्सोल्युटली प्रदीप, अगर हम समझें, एक है जेन्युइन प्रॉब्लम जो गांव के जो लोग हैं उनकी, एक किसान एक हो गए, दुकानदार भी होते हैं, आपके नाई भी होंगे, टेलर होंगे, वो बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं। हम देखें एक प्रॉब्लम जो कॉमन अंडरलाइंग प्रॉब्लम वो है कि इतना पैसा बचता ही नहीं हाथ में, चाहे कुछ भी कर रहे हो, किसान हो या नाई हो, आपके पैसा हाथ में बचता नहीं जो घर के खर्चे चलाने होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपको लोन आपके कोई भी दूसरे कारण से भी मिलता है, आप अपने खर्चों में यूज कर लेते हैं, और वो करना ही पड़ता है क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अब आपकी जब किस्त भरने की वापस टाइम आती है, तब आप कहते हैं कि मेरी फसल खराब हो गई, मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा। तो ये सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम समझें, आपको जो कर्ज दिया गया है वो सिंचाई के लिए दिया गया है, और ये मानते हैं कि सिंचाई करके जब फसल खड़ी हो जाए, कट जाए, तब आप उसका पैसा रिटर्न करेंगे। ये सरकार की तरफ से समझिए। ये सच है कि आपकी तकलीफें हैं ज्यादा, जहां पे आपके घर खर्च के लिए आपको पैसे यूज करना पड़ रहा है आपको। तो ये चीज का जो प्रॉब्लम है, उसीलिए मैंने कहा कि कई जगह आप जो काम पे इतना ध्यान रख रहे हैं वो बात सही है, वो तो ऑब्वियसली वो तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये सोचना है, क्या ये मेरी पूरी जिंदगी भर ऐसे ही चलने वाला है, कि इसका कोई उसका एक सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन आपको कहां से चाहिए? आप सरकार की तरफ देखते हैं, क्योंकि सरकार माई बाप है। आप सरकार की तरफ देखते हैं और चाहते हैं कि सरकार आपकी हर तकलीफ का आपको समाधान दे, वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा समाधान आपको खुद के एक इनिशिएटिव लेके भी करना होगा। वो समाधान क्या है? आज आपको शायद ये बात बहुत तकलीफ लगे कि ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन आप मानिए कि आगे जाते हुए आपको 2-3 साल के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना है, और ये जमा पूंजी ही आपके काम आने वाली है। अब कैसे होगा, ये आप अगर सवाल पूछेंगे, आपके मन में चल रहा होगा कि मेरे कहां से होगा, आज ही हमारे खर्चे नहीं निकले, हम कर्ज में डूबे हुए हैं। ये सच्चाई है, लेकिन अगर इससे बाहर निकलना है तो इसका एक ही तरीका है कि आपको धीरे धीरे, हो सकता महीने का 100 रुपया हो। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग है। हम कहेंगे कि सरकार ने ये सारी स्कीमें, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, वो इसीलिए लाया गया था क्योंकि सरकार को ये पता चला कि लोगों के ऊपर काफी कर्ज होता है। तो अब ये फर्क जरूर हुआ है कि पहले शायद 24%, 30% वाले, मैंने महीने के 3% वाले कर्ज लोगों ने ले रखे थे, उसकी जगह अब इनके पास 4% वाली सब्सिडाइज स्कीम है या 7% वाली स्कीम है। तो कर्ज कहीं गया नहीं, केवल ब्याज कम हो गया। तो आज अगर हम देखें तो जहां पे आप जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं, जो साहूकार हैं, आप उनसे जब कर्ज लेते थे, आपको महीने का 3%, 3%, 4% भरना पड़ रहा था, वो चीज सरकार अपनी तरफ से एक सिस्टम बना के आपको वो चीज कम करके दी है। लेकिन आप कहेंगे मुझे कर्ज मिलना चाहिए और वो मैं कोई भी चीज के लिए खर्चा करूं, मेरी फसल खराब हो तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए और वो मुझे वापस नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा आप समझिए कि ये बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत के साथ 70% हम ना गाँव के ना समझ रहे हैं कि गाँव में लोग हैं और एग्रीकल्चरल इनकम है। तो एक सरकार आपको कहां कहां, एक गांव में आपकी प्रॉब्लम, आप अपने गांव की प्रॉब्लम, लेकिन कितने गांव हैं यहां पर, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अपने आप से आपको आगे आना होगा। सरकार आपको उंगली थामने के लिए तैयार है, लेकिन चलने का काम आपको खुद को करना होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कर्ज है, ये आपकी आमदनी नहीं है। हमारी ये चर्चा आगे बढ़ेगी इंदौर के करीब झलारिया गांव के इन किसान भाइयों के साथ, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आज जब हम अभी और भी गांव में घूम चुके हैं इंदौर में, तो प्रदीप जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि ठीक है प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन आपको ये मानना होगा, ये जैसे प्रदीप ने भी कहा कि ये कर्ज है, ये आपका अधिकार नहीं है कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है सरकार से, उसे थोड़ी कम करनी होगी कि सरकार आपका सब कुछ नहीं कर सकती। वो आपकी, जैसे मैंने कहा, उंगली थामने को तैयार है, लेकिन चलने का काम आपको खुद को करना है। तो यही अगर हम समझें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि आपको थोड़ा थोड़ा कैसे भी करके, अब कैसे करेंगे ये शायद आप खुद जानते हैं, क्योंकि आज की तारीख में मुश्किल है। आप अगर मैं आपसे कहूं कि आप 100 रुपया भी हर महीने का अलग रख के
आपके जो बैंक अकाउंट खोले हुए उसके अंदर आप जमा कर दीजिए। आप बोलेंगे 100 रुपया मेरे पास कहां से आएगा, मैं कहां से 100 रुपया भी जमा करूं? लेकिन इतनी आपको मेहनत खुद करनी होगी, क्योंकि और कोई उसका उपाय नहीं है। जब आप ऐसे थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखना चालू करेंगे और उसका एक मकसद बनाइए, वो मकसद ये है कि ये पैसे जो मैं अलग रख रहा हूं, ये कभी मेरी फसल खराब होगी तो ये वो पीरियड के लिए ही काम आएगा। अगर आप ऐसा कर सकें, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इस चक्र से बाहर निकल जाएंगे। एक मुझे उदाहरण देने दीजिए। आज चाहे कुछ भी तकलीफ हो, हम अपना तन ढकने के लिए हम कपड़े पहनते हैं और कहीं से भी खरीद के लेके आते हैं, करेक्ट? हम ये करते हैं ना, क्योंकि ये आपकी जरूरत है और वो आज की जरूरत है। आपको किसी भी प्रकार ये करना है कि आप खड़े होकर बाहर बोलते हैं कि नहीं ये तो सरकार देगी तभी मैं पहनूंगा, और सरकार क्यों नहीं दे रही मुझे, आप ये चीज नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार आप समझिए ये भी आपकी जरूरत है। अगर आप कहीं भी किसी भी तरह 1 साल 2 साल या 3 साल में 10,000 या 20,000 इकट्ठा कर लें तो ये आपके हमेशा वो चक्र में काम आएगा। और इस चीज का जो करना है वो आपको खुद को करना है। आप अगर उम्मीद करेंगे सरकार मुझे एक बार का 20,000 रुपया दे दे और वो मैं कर लूंगा हर चीज, वैसे शायद मिलना मुश्किल होगा और वैसे उम्मीद रखना भी गलत है। बिल्कुल। तो ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बीमारी और कर्ज को जितनी जल्दी हो निपटा देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि आपके सामने कोई ऐसा खर्च आ गया जो आपको पता नहीं था। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई और उसकी वजह से आप अटक गए, तो हाल में सरकार ने जिस तरह से अकाउंट खोलने के साथ साथ उसके लिए स्पेसिफिक अलग अलग इंश्योरेंस बनाए हैं जो खास तौर पे इसी मकसद से हैं कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए आपकी बीमा योजना है। अगर खुदा ना खास्ता जो घर का प्रमुख है, जो कमाने वाला सदस्य है, उसको कुछ हो जाए तो उसके लिए भी बीमा है। तो ये दोनों काफी हद तक उपयोगी है ताकि इस तरह से आपके ऊपर अचानक खर्च के चलते कर्ज का बोझ ना आए। अगर हम पूछें आपसे, आपने सबने जनधन योजना के तहत आपने अपने बैंक अकाउंट खोले हैं, क्या आपको मालूम है सरकार की 2 स्कीम और आई थी। एक स्कीम थी जिसमें 12 रुपए, एकमात्र 12 रुपए आपको साल का भरना है, और उसके सामने सरकार आपको 2 लाख रुपए का बीमा दे रही थी कि अगर आपका एक्सीडेंट की वजह से आपका निधन हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से, तो आपके परिवार को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो एक 12 रुपए वाली एक स्कीम थी और एक थी 330 रुपए देने हैं साल के, और उसमें कोई भी कारण से निधन होता है तो परिवार वालों को 2 लाख रुपया मिलता है। तो ऐसा आपने सुना है ऐसी कोई स्कीम के बारे में, और क्या आपने लिया है ऐसी कोई स्कीम? तो जीवन ज्योति और जीवन सुरक्षा, ये 2 स्कीमें साथ में चल रही हैं। इस वक्त देश में तकरीबन 9.5 करोड़ के आसपास एक स्कीम के तहत और तकरीबन 2.5-3 करोड़ के आसपास दूसरे स्कीमें बांटी गई हैं। तो यहाँ पर इस गांव में कितने लोगों को इसका फायदा मिला है? क्या आपको मालूम है ऐसी कोई स्कीम है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं? इसके अंदर जो 12 रुपए की और जो 330 रुपए वाली जो स्कीम बता रहे हैं आप, ये सभी को मालूम है। लेकिन होता है क्या है कि इसमें गरीब वर्ग, बीपी कार्ड वाले इसके लिए था, तो यहाँ सामान्य ज्यादा है, उसके कारण इन लोगों ने नहीं ले रखी है। नहीं, लेकिन 12 रुपए में आपको साल भर में सिर्फ 12 रुपए देने हैं। नहीं, देना जरूर है सर, लेकिन सामान्य को नहीं मिल रहा ना उसका लाभ। यहाँ पे तंबाकू तो काफी लोग खाते होंगे, वो दिन में कितना रुपया जाता है उस पर? वो तो 1 रुपए महीने का देने के लिए किसी को लगा कि ये नहीं लेना चाहिए। ये तो मतलब बहुत ही बड़ा शौक है। तो हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिए कि 12 रुपए आपको अपनी जेब से देने हैं, और आपको अगर कोई भी एक्सीडेंट की वजह से निधन होता है, आपके परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब ये 12 रुपए में 2 लाख का बीमा नहीं मिलता है, इसमें सरकार अपनी जेब से भी पैसे डाल रही है। तो ये आपको अगर सुविधा दी गई है तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। उसका अब लाभ कैसे उठाना? किसी और को कुछ इसमें बोलना है कि आपने क्यों नहीं लिया? किसी और ने जिन्होंने नहीं लिया, कुछ तो सोचा होगा आपने, कुछ सवाल होंगे आपके दिमाग में। ऐसे ही तो कोई मौका जाने नहीं देता। या तो आपको मालूम नहीं है, या आपको मालूम है तो आपने नहीं लिया है, तो क्या कारण है? कि आप इसी गांव के हैं? इसी गांव जी, बताइए। हमने हमारा परिवार का 12 का भरा है, 330 वाला ही भरा है। दोनों भरे हैं? हाँ। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हम सभी सदस्य 8 हैं। और सभी ने दोनों कराए हैं? हाँ। अच्छा, तो ये आपने कैसे तय किया कि मुझे लेना है, क्यों किया? सर भर रहे हैं 12 रुपये वो साल का भर रहे हैं, 330 वो भी भर रहे हैं। और आपको जानकारी है कि इसमें आपको क्या फायदा होगा? तो बैंक वाला ने बताया सर। ओके, तो आप बाकी लोगों को बताना चाहेंगे खुद कि आपने क्या सोचा और क्यों लिया? और आप नहीं कह रहे कोई तो जबरदस्ती को पकड़ थोड़ी ले जाऊं। तो कितने लोगों ने यहाँ पे लिया है? अगर आप अपने हाथ उठाएंगे, आपने 12 से कम एक स्कीम का फायदा लिया हो। दोनों का फायदा कितने लोगों ने लिया है? दोनों का फायदा एक तो भाई साहब ने लिया है जो खड़े हैं, और ये 2, 3
4, 5, 6, 7, अच्छा दोनों का फायदा लेने वाले काफी लोग हैं। तो 30% लोगों ने कम से कम हम कह सकते हैं, अगर ये पूरे गांव का प्रतिनिधि हैं अगर तो लिया है, लेकिन बाकी अभी 60-70% लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया। अच्छा, ऐसे लोग कितने हैं जिन्होंने दोनों में से किसी में भी नहीं कराया? 12 रुपए वाला भी नहीं कराया? बोलो भैया, जिसने नहीं कराया। झलारिया के किसान भाइयों के साथ हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। जो आप बता रहे बीमा 330 रुपए और 12 रुपए वाला, इसकी समय सीमा तय कर दी थी सरकार ने या बैंक वाले ने कि आप फला तारीख तक अगर कर दो तो हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा, इसलिए पिछड़ गया। अच्छा, तो हम सभी मतलब उसको कराने के लिए तैयार है। अच्छा, अगली बार फिर हम यहाँ आएंगे तो हम अपने साथ एक बैंकर को भी जरूर लेके आएंगे, बैंक मैनेजर को, जो आपको इसमें मदद कर पाए। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक ये योजना लगातार खुली हुई है और हम आपकी ये समस्या बैंक तक जरूर पहुंचाएंगे। यूनियन बैंक तो हमारे पार्टनर है इस मुहिम में और कई गांवों में, कई शहरों में हम उनको साथ में लेके गए हैं। बैंक के चेयरमैन साहब खुद आते हैं, तो ये समस्या आपकी हम बैंक तक पहुंचाएंगे। हमारी पास में बैंक है यूनियन बैंक, मैनेजर ने समय सीमा तय करके बता दिया था कि फला दिन तक आप कर लो तो हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। नहीं, ये वापस खुलेगी। अगर ये बंद भी हो गई है तो ये वापस तो आप ये अपने बैंक में जरूर बता के रखें कि आपको ये लेना है जब भी शुरू हो सकता है किसी वजह से उनके अपने जो हम कहते हैं कामकाज के इशू हैं कि उनके लिए दूसरा कुछ काम होगा, तो उन्होंने बोला इतने दिन ही हम ये वाला काम करेंगे, तो जब भी, लेकिन उन्हें शुरू तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उनके टारगेट हैं और उनको सारे जितने अकाउंट हैं उन सभी में बीमा करवाना ही है। तो अगर आप बैंक को ये कह के रखें कि जब भी हो हमें इसकी जानकारी दें, और कोई भी अगर आपस में आप लोग कह के रखें या पंचायत के तौर पे कि किसी को भी जानकारी मिले तो वो पंचायत में दी जाए कि अब हो रहा है, ठीक, तो आप सभी लोग लेंगे जरूर। और एक चीज और आप ध्यान रखिए, आज जिन्होंने ले रखा है और जो लेना चाहते हैं, जब आप लेते हैं बैंक वाले से ये भी पूछिए कि अगर ऐसा कोई होता है कि क्लेम लेने का मौका पड़े तो आपके परिवार वालों को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या नियम, आपको क्या क्या कागज देने हैं तो कि क्लेम मिले। नहीं तो कल फिर से ये तकलीफ होगी, आपने बीमा तो ले लिया लेकिन आपके जाएगा उसका बीमा की रकम लेने के जाने का मौका किसको पड़ेगा? आपके परिवार वाले को, क्योंकि ये निधन के बाद दिया जाता है। आपका अगर कोई कारण से निधन हो जाता है तो आपके घर में जो आपकी बीवी है या बच्चे हैं उनको जाके लेना होगा, और फिर बात होगी कि हमें मालूम ही नहीं था कि प्रोसीजर क्या है और हमको पैसे मिले नहीं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने बीमा तो ले लिया लेकिन अपने परिवार वालों को बताया ही नहीं, अब बताएंगे नहीं तो वो लेंगे कहां से? तो ये चीज आपको एक मेहनत और थोड़ी करिएगा कि आपने जैसे ले रखा है, आप ये जान लीजिए कि अगर कोई कारण से क्लेम लेने का मौका पड़ता है तो उसका तरीका क्या है, कहां जाके आपको अपनी एप्लीकेशन देनी है और कौन क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने से पैसे मिलेंगे। और यहाँ पे एक जो रामबाण इलाज सरकार ने इन तमाम चीजों का निकाला है वो फिर से आधार ही है, तो आप ये जरूर सुनिश्चित करें कि आपने जो बीमा लिया है उसमें आपका आधार नंबर है, ताकि आपकी पहचान, ये जो डॉक्यूमेंट की बातें हैं वो फिर से पैदा ही ना हो। दूसरे, उसमें आपका एक नॉमिनी होता है, यानी आप अगर नहीं रहे तो आपकी वो रकम किसको मिलेगी, या अगर आपने अपने किसी परिवार के सदस्य का बीमा कराया है उनको यदि कुछ होता है तो उस बीमा की रकम किसको मिलेगी, ये आप जरूर तय करें कि आपके हिसाब से सही सही भरा गया हो और उस व्यक्ति की भी पहचान सही तरीके से की गई हो जहां तक मुमकिन है। अगर उसका भी नंबर उसके अंदर हो तो ये काम और आसान हो जाएगा। तीसरी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखने वाली है कि जो हर्षी कह रहे हैं कि आपने जिसको नॉमिनी बनाया है अपने परिवार के सदस्य को, उनको ये जानकारी दें और आपके जो भी कागजात हैं वो उनकी जानकारी में रखें ताकि वो जाकर के बाद में क्लेम कर सके। ये जो सारी स्कीमें हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सरकार 12 रुपए साल के क्यों मांगने आ रही है। अब दरअसल वो 12 रुपए में ऐसा बीमा मिलता नहीं है। मैंने अपना इंश्योरेंस कराया है, अगर एक्सीडेंट कवर कराया है तो 1 लाख का एक्सीडेंट कवर लेने के लिए मुझे कुछ 1500 रुपए भरने पड़ते हैं। तो आपको सिर्फ 12 रुपए में क्यों मिल रहा है? क्योंकि बाकी के रकम सरकार दे रही है और आपसे ये रकम सिर्फ टोकन के नाम पे ली जा रही है। कई बार ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई दोस्ती खाते में आपको कुछ चीज मुझे देनी है लेकिन मुझे कागज पे दिखाना है, तो बोलता चल 1 रुपए में दे दे। तो ऐसे 1 रुपए आपने कीमत लगाई और वो दिखा दिया कि हमने 1 रुपए में ये चीज यहां से यहां ले ली, ट्रांसफर कर ली खाते से दूसरे खाते में। ये सिर्फ इस तरह का है, आपका सिर्फ नाम चढ़े उसके लिए आपसे 12 रुपए टोकन के तौर पे लिए जा रहे हैं। तो ये तो आपको किसी भी हालत में देनी ही चाहिए। जो आप लोग की शिकायत थी, जैसे आप किसान क्रेडिट कार्ड जो किसानों के लिए करते हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं और जो एलिजिबिलिटी है उनके लिए, क्या उनके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं? यानी
स्टूडेंट को यहाँ पे किस तरह के कोई फैसिलिटी मिलती है, आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है? जो किसान कार्ड के थ्रू मिल सके ऐसी कुछ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में क्या आपको कोई छात्रवृत्ति दी जाती है? नहीं। तो ऐसी कोई स्कीम शायद अभी है नहीं, तो आप कह रहे हैं कि ऐसी एक स्कीम दी जाए, तो उस स्कीम में आपको क्या क्या चाहिए, किस तरह की मदद चाहिए? जैसे कि जो किसान लोग हैं उन्हें बेनिफिट मिले उनके चिल्ड्रंस को, ऐसा कुछ किसानों के बच्चों के? हाँ। एक्चुअली हम देखें तो सरकार की एक वेबसाइट है, वो नाम मुझे अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक वेबसाइट है जहां पे सब तरह की स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशन है। आपको एक विद्या लक्ष्मी जो वेबसाइट है वो बेसिकली एक स्टूडेंट लोन के लिए है, vidyalakshmi.co.in। ये एक वेबसाइट जो है, इस पे अगर आप जाते हैं तो इस पे आपको जहां लोन मिलता है, छात्रों के स्टूडेंट एजुकेशन लोन जो मिलता है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और उसी वेबसाइट पे एक लिंक भी दिया गया है जो आपको सरकार की सारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, जहां पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ब्राइट हैं, जो डिजर्विंग है, उनको आगे पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप कहां मिलती है, तो वो उसी विद्या लक्ष्मी वेबसाइट पे आपका एक लिंक है। तो आप वो लिंक पे जरूर जाइए और देखें कि कितनी सारी स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं, जहां पे आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब ये पॉइंट है कि अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, अब फिर से ये प्रॉब्लम आता है कि आप स्कॉलरशिप है तो सही, लेकिन उसे लें कैसे? और वो प्रोसीजर इतना डिफिकल्ट है क्योंकि आपको अपने लोकल वापस ऑफिस में जाना होगा, अथॉरिटीज के ऑफिस में, वहां से सब सर्टिफिकेट्स लेने होंगे। तो ये प्रोसीजर पॉसिबली एक प्रॉब्लम है, जो अगर हम देखें मोदी सरकार कोशिश भी कर रही है कि ये प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाए। तो पहले तो आपको जानकारी अब वेबसाइट पे है, अगर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है तो आप जाकर के वो जानकारी हासिल कर सकते हैं, और फिर शायद पंचायत के स्तर पर भी या लोग मिलकर भी ये कोशिश कर सकते हैं, तो आगे जानकारी और मिल जाएगी। एब्सोल्युटली। तो इसके साथ ही वक्त है फिलहाल झलारिया के लोगों से इजाजत लेने का। आज हमारी इस चर्चा में जो बात साफ तौर पे निकल कर आई कि दिल्ली या भोपाल से बनने वाली जो भी स्कीम है उसका पूरा फायदा आखिरी किसान तक पहुंचे, इसके लिए शायद बीच में काफी हद तक रुकावटें हैं, और इनमें जानकारी की कमी एक अपने आप में सबसे बड़ी रुकावट बनती हुई दिखाई दे रही है। हमें उम्मीद है कि हमारे साथ ये यहाँ के लोगों ने जो पहला कदम उठाया है, इससे आगे चलकर इनकी दिक्कतें कुछ हद तक कम होंगी और ये हर योजना का पूरा फायदा जरूर उठा पाएंगे। नमस्कार।